जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सीटेट 2022-23 की परीक्षा होने वाली है। अति महत्वपूर्ण गणित एक सेक्शन बन जाता है प्राथमिक के लिए। प्राथमिक में जैसा कि आप जानते हैं सभी को 30 प्रश्न गणित के हल करने पड़ते हैं। गणित के विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर होती है, लेकिन जो गणित नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या फिर कला वर्ग के विद्यार्थी हैं उन्हें समस्या होती है। और जिसमें आप जानते हैं कि 30 नंबर में मैक्सिमम मतलब कह लीजिए कि 15 प्लस नंबर जो है 15-16 प्लस 50% से ज्यादा प्रश्न जो है गणित शिक्षण से आते हैं। गणित से जो प्रश्न आते हैं सो तो आते ही हैं, ज्यादातर प्रश्न आपके जो है गणित शिक्षण से आते हैं। ऐसे में गणित शिक्षण हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। अधिक से अधिक नंबर सीटेट 2021, 20, 19, 18, 16, 17 जितने भी अभी तक सीटेट की परीक्षाएं हुई हैं या उनमें अलग अलग जो है गणित शिक्षण से संबंधित प्रश्न अलग अलग प्रकार के आए हैं, उन सब का निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर आप इन जो है आगमन विधि, देखिए यहाँ पे निगमन विधि आपने पर कई बार सुना होगा, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, इन विधियों को एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया, एक बार आपने जो है अपनी एक समझदारी विकसित कर ली। क्योंकि मैं दोस्तों गवर्नमेंट टीचर हूं, सीटेट यूपी टेट को कई बार मैंने क्रैक किया है, सुपर टेट क्वालिफाइड करके मैंने जो है शिक्षा विभाग को ज्वाइन किया। उसके बाद जो भी मैं आपको डेटा दूंगा एकदम ऑथेंटिक डेटा, एग्जाम बेस्ड डेटा, कोई भी ऐसा नहीं कि केवल व्यूज और क्लिक्स ऐसे करते रहिए और पता चला कि नहीं आप हमारा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आपके परीक्षा में उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। ऐसा डेटा आपको नहीं मिलेगा। प्रेजेंट करने में या बताने में आपको हो सकता है कि बहुत सुविधा या बहुत उस तरह की भाई चीजें ना मिले, लेकिन डेटा जो मिलेगा वो दोस्तों वो 100% ऑथेंटिक डेटा बुक्स के माध्यम से, एनसीईआरटी बुक्स के माध्यम से या सीटेट ने जो आंसर्स माने हैं उनके माध्यम से दिया जाएगा। आइए, जिनकी मैथ कमजोर है उनके लिए तो ये रामबाण है। जो मैथ सॉल्व नहीं करना चाहते हैं वह इन विधियों को, इन थ्योरीज को पढ़ लें, उनको गणित में 15 प्लस नंबर आ जाएगा, ये मेरा वादा है। 15 से 16 मतलब 20 तक ये केवल शिक्षण से पा जाएंगे वो। उसके बाद अगर 2-4 नंबर भी गणित में करते हैं तो उन्हें जो है 20 प्लस होने में कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए हम बिना देर के चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। कौन सी विधि है? जो उसमें पहले विशिष्ट चीजें बताई जाती हैं, फिर लास्ट में सामान्यीकरण किया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म, पहले बड़ी चीजें बताई जाती हैं, फिर सूक्ष्म की तरफ लाया जाता है। तो वह विधि दोस्तों है, पहले यहाँ ऑप्शन देखिए, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। ये 4 विधियां आपको सीटेट हमेशा, सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम देंगे आपके साथ इनका जुड़ाव हमेशा रहना है। इन्हें आप एक बार अच्छे से आज मैं समझा देता हूं, 1 मिनट का समय लूंगा और आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आगमन विधि के बारे में आप समझिए। जैसे कि आपको बच्चे को मान के चलिए कि मैं उदाहरण लेता हूं, साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ाना है। साधारण ब्याज तो एक तो होता है कि हम बच्चे को सूत्र बता दें और बच्चा उस पर सवाल हल करने लगे। तो सूत्र बता दें और सवाल हल करने लगे, इसको निगमन विधि कहते हैं। पहले नियम बता दिया, अब उसका इस्तेमाल कर रहा है। सामान्य चीज हमने बता दिया, अब उसको विशिष्ट अलग अलग जगह प्रयोग कर रहा है। एक होता है कि हम बच्चे को पहले धन के बारे में बताएं, फिर उस धन को देने पर कुछ लाभ भी मिलता है या लाभ लेते हैं लोग, उसके बारे में उसे हम बताएं। उसके बाद उस लाभांश को तय कैसे करेंगे हम उसके बारे में बताएं। मतलब कहने का कि पूरी दुनियादारी समझाने के बाद अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देखिए जो है, देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, उसको हमने बोला PRT/100। ऐसे हमने उसको एक सूत्र दे दिया, एक सामान्य सूत्र है, आप भी जानते होंगे गणित में जो है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, PRT/100। तो यह आगमन विधि है कि हम उसको सारी चीजें यहां से समझाते हुए इस तरह से हम सूत्र पर लाएं, अब वह इसका प्रयोग करेगा। सामान्यीकरण कर दिए, हमने उसको बताया। लेकिन निगमन विधि में क्या है, सबसे पहले हम उसको भी यही तो समझ लीजिए, आगमन निगमन। हमने सूत्र बता दिया, नियम बता दिया, नी से निगमन, ट्रिक आप याद रखिएगा कि 2 ही विधियां, आगमन निगमन, तीसरी है नहीं इसकी। तो नी से नियम, पहले ही नियम बता दीजिए और रटवा दीजिए और नियम को वह आगे जो है इस्तेमाल करे विशिष्ट चीजों में। यह विशिष्ट से सामान्य चलती है आगमन, और निगमन इसी का उल्टा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ये दोनों विधियां आपने समझ लिया, आगमन निगमन। इसके बाद आप जो है संश्लेषण विश्लेषण को समझ लीजिए। विश्लेषण क्या है और संश्लेषण क्या है। जैसे कोई तथ्य है, मान के चलिए कि आपको वृक्ष के बारे में बताना है, किसी पौधे या वृक्ष के बारे में बताना है। तो अब आप करते क्या है कि विश्लेषण में आप उसके एक एक चीजों को खोल करके बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जो है ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं, पौधे से हमें क्या बेनिफिट है, उसकी पत्तियों के बारे में
अंत में आप उस स्पेशल पौधे का नाम, मतलब आपने पीपल का नाम लिया, या फिर पूरी चीजों को, पूरे प्रश्न को अलग अलग खंड में आपने विश्लेषित कर दिया, पूरा ऐसे अलग अलग जो अपने टेबल पर उसको, चाहे वो टीएलएम के माध्यम से, चाहे जैसे अलग अलग वे में, जैसे मैंने देखिए इसे बिखरा दिया है, इनको आपने एकदम जो है अलग अलग वे में निकाल करके सामने रख दिया और उसका फिर विश्लेषण कर रहे हैं एक एक पार्ट के बारे में कि पत्ती ये है, तना ये है, जड़ ये है, और अंत में आपने कहा कि इन सबको मिलाकर हमारा एक वृक्ष बनता है जिसे पीपल वृक्ष या ऑक्सीजन वृक्ष या फिर पौधा कहते हैं। और संश्लेषण में इसी का उल्टा हो जाता है कि बाहर की कई सारी चीजों को, इन सारी चीजों को समाहित करके एक जगह संश्लेषित करने की कोशिश की जाती है। मतलब कि जो है, जो भी चीजें बाहर अलग अलग टुकड़ों में है प्रश्न, तो टुकड़ों में प्रश्न या अलग अलग विभाजित तथ्यों को एक जगह संश्लेषित यानी एकत्रित करने की कोशिश शिक्षक जो है करता है कि एक जगह हम चीजों को एकत्र कर लें। थोड़ा सा समय देकर के आप समझ लीजिए एक बार आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। शॉर्टकट में मैं अगर आपको बताऊं एक लाइन में, तो आगमन विधि में पहले हम उदाहरण से बच्चे को समझाते हैं, फिर नियम बनाते हैं। निगमन विधि में पहले नियम बता देते हैं, फिर उसका प्रयोग करवाते हैं। विश्लेषण विधि में समझिए, विश्लेषण विधि में अलग अलग तथ्यों को तोड़कर उसे बताते हैं, खोल खोल कर एक एक चीज को। मान के चलिए कि कोई भी, जैसे अनबॉक्सिंग होता है ना, कि अनबॉक्सिंग करेंगे, ये चार्जर है, ये है, ये है, इससे ये निकलेगा, ये मोबाइल है, ये अनबॉक्सिंग टाइप का। और संश्लेषण में आप देखेंगे कि जो अनबॉक्स्ड है, जो खुला हुआ है, उन सारी चीजों को जोड़कर एकत्रित करके हम बताने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न में मैं ज्यादा समय ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसी पर हमारी आगे की पूरी सीरीज है। आगे की पूरी सीरीज में आपको दिखा दूं, आप कहिए तो एक बार मैं आपको इस तरह से दिखाता हूं। ये देखिए, जितनी भी सारी विधियां आएंगी इसी पर पूरी जो है, लगभग मैं 20 प्लस प्रश्न आपको कराऊंगा, सभी इसी पर आधारित हैं। आइए देखते हैं, हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर आपने देख लिया, पहले का उत्तर कि विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर बढ़ रहे हैं तो आगमन विधि हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना बनाना क्यों आवश्यक है, समझ लीजिए कि शिक्षण को पाठ याद होता है, ऐसा तो बहुत हद तक नहीं किया जाता है। विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है। विषय का गुण अध्ययन कराया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि पाठ याद रखने का कोई औचित्य नहीं, शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसको पाठ के बारे में अच्छे से जानकारी होती है, और कमजोरियों का पता लगाना, मूल्यांकन तो कर नहीं रहे हैं, और गुण अध्ययन कराना भी हमारा उद्देश्य नहीं है। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना यानी लेसन प्लान बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से हम जैसे चीजों को बताना चाह रहे हैं वैसे किया जा सके। जैसे मैंने एक योजनाबद्ध तरीके से आपके सामने जो पीपीटी लगाया, और इस पीपीटी पर मैं चीजों को एक क्रम वे में पढ़ा रहा हूं, इट इज द लेसन प्लान। ऐसे ही बच्चों को आप पढ़ाते हैं पाठ योजना बना करके। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, ये तो जाहिर सी बात है, आप भी इसको लगा लेंगे कि गणित का सबसे अधिक किस विषय से संबंध होता है। विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, समाज शास्त्र के साथ। तो विज्ञान में, साइंस में गणित का सबसे ज्यादा यूज होता है। फिजिक्स वगैरह में तो जानते हैं बहुतायत यूज होता है, बाकी सब में इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। तो साइंस के साथ गणित का सबसे ज्यादा इस्तेमाल या प्रयोग होता है। चौथा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी निश्चित, सार्वभौमिक यानी हर जगह जाने पर बदले नहीं, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों, या कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं तो नहीं होगा। यहां पर आप समझिए कि गणित के नियम वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, एकदम फिक्स्ड होते हैं कि इससे आगे पीछे नहीं जाएगा, और सार्वभौमिक यानी हर जगह, ऐसा नहीं कि अमेरिका में कोई नियम है, इंडिया में आएगा फेल हो जाएगा, इंडिया में कोई सूत्र है, जापान में काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निश्चित सफलता के लिए इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बस मेरा यही आपसे निवेदन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। यानी कक्ष में आपने गणित को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद आपका उद्देश्य पूरा हो गया। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें से कौन सा उद्देश्य पढ़ाते ही पूरा हो जाता है? तो सामाजिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य का कोई महत्व नहीं है। हमें जो शिक्षण करना था, जो टीचिंग करनी थी, हमने टीचिंग को कर लिया। हमारा जो है टीचिंग वाला उद्देश्य जो है बच्चों
पूरा हो गया। दोस्तों इस तरह समझिए आप। ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न आपके सामने रखता हूं, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। जो गणित शिक्षण का हम इवैल्यूएशन करेंगे बच्चों का, उसमें ब्लूप्रिंट या हमारा खाका क्या है, मेन आइटम क्या है, आप समझिए इसको। ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र पर निर्माण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, छात्रों की आधारशिला। तो विद्यालय, शिक्षण, छात्रों की आधारशिला जो है मूल्यांकन में कोई खास महत्व तो नहीं रखता, लेकिन प्रश्न पत्र का बहुत वैल्यू होता है कि आप किन तरह के प्रश्नों को समाहित कर रहे हैं, किन तरह के प्रश्नों को मूल्यांकन में रख रहे हैं, क्या मापना चाह रहे हैं, तो कैसे प्रश्न ला रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझते चलिए, एग्जाम के लास्ट टाइम में यह प्रश्न सीधे परीक्षा में आपको मिलेंगे। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयुक्त होता है? फिर वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे समझाया था। मैंने कहा था कि ये चारों आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आगमन विधि पहले उदाहरण बता दीजिए, फिर नियम बताइए। निगमन विधि पहले नियम फिर उदाहरण। संश्लेषण एकत्रित करना, विश्लेषण फोड़ फोड़ कर, खोल खोल कर चीजों को बताना। चलिए, सामान्य से विशिष्ट की अगर बात होने लगी दोस्तों, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप उसको सामान्य नियम बता दीजिए, उसके बाद वह उसका प्रयोग आगे चलकर अलग अलग आयामों में कर लेगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है, जो डेली हम लेसन प्लान बनाते हैं उसमें क्या हमारा सम्मिलित होता है, इसको समझते हैं एक बार हम अच्छे से कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है। शिक्षण उद्देश्य का निर्माण, शिक्षण विधियों का निर्माण, विषय वस्तु का चयन, या उपर्युक्त सभी। आठवां प्रश्न आप देखिए कि हम शिक्षण उद्देश्य यानी हमारा जो है एक मोटो होता है, उसको तो हम करते हैं कि हमें यही पढ़ाना है। किसी एक विधि पर ही पढ़ाते हैं कि हमें किस विधि पर आज बच्चों को बताना है। आगमन पर, निगमन पर, संश्लेषण पर, विश्लेषण पर कौन सी विधि यूज करनी है, योजना विधि क्या करना है, विषय वस्तु का चयन बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जो खोज विधि है, सर्च मेथड या रिसर्च मेथड कह लीजिए, खोज विधि, इसका जो है किसने प्रतिपादन किया था? किलपैट्रिक, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, स्कीनर, या ड्यूबी। इसको आप ध्यान से देखिए, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में दोहराया हुआ है। तो खोज विधि की अगर बात की जाए तो खोज विधि का आविष्कार दोस्तों जो है इन्होंने किया है। खोज प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग खोज का किया है। और किलपैट्रिक की बार बार एक विधि पूछता है, इसको भी आप याद रखेंगे, योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, किलपैट्रिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो आइए समझ, आर्यभट्ट, सीवी रमन, प्लेटो, न्यूटन। 10वां प्रश्न है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था, आप जानते हैं। सीवी रमन जो है रमन प्रभाव, इन्हें जीरो के लिए जाना जाता है, इन्हें जो है रमन प्रभाव के लिए जाना जाता है। और न्यूटन जो है जानते हैं, जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम और सारी चीजें, इन्होंने जो है ग्रेविटी वगैरह और वो सारी चीजें न्यूटन का नियम हो जाता है फिजिक्स में। और प्लेटो यहाँ पर जो है गणित के मानसिक सिद्धांत को बताने वाले दार्शनिक हैं। गणित का जो है मानसिक, मेंटल थ्योरी इन्होंने दिया था प्लेटो ने, समझिए इसको। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ऐसे कथन कई बार सीटेट या सुपर टेट या टेट या कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और यह प्रश्न दोस्तों याद करने वाले प्रश्न है, समझने वाले प्रश्न है, जो परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, विश्लेषण पसंद आ रहे हो, टॉपिक लग रहा हो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, हमें सपोर्ट मिलता है इससे। हम जो गवर्नमेंट जॉब की ड्यूटी यानी जो भी हम काम करते हैं ड्यूटी दोस्तों, अपने जो है सरकारी स्कूल से जो भी हमें समय बचता है पढ़ाने के बाद, वहां से हम आपके लिए कुछ कंटेंट या कुछ चीजें तैयार करके लाने का प्रयास करते हैं। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? बेकन ने, हागबेन ने, लॉक ने, डटन ने। समझिए इसको, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो ये वैज्ञानिक जो है, काफी आपने अगर सुना होगा तो सुना होगा, ये कई बार जो है स्पेशल क्वेश्चन है, इसको याद करने की कोशिश करिएगा। हागबेन, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने कहा था कि गणित जो है सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, इसको इन्होंने दर्पण शब्द का प्रयोग किया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। किसी की उपलब्धियों को चेक करना या किसी के समस्याओं का निदान करना, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझते हैं बात को। उद्देश्यों का
प्रकृति का, कठिनाई स्तरों का, या कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण और जो है नैदानिक परीक्षण में हमारा एक विशेष मोटो होता है। इसमें हमें चेक करना है कि छात्र कहाँ तक उसका प्रोग्रेस है, इसमें हमें प्रोग्रेस चेक करना है। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या उसकी समस्याएं हैं। तो दोनों में उद्देश्य का अंतर है दोस्तों। सबसे पहले प्रकृति कोई भी हो, कठिनाई स्तर आप अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन उद्देश्य एकदम अलग अलग है। एक में हम उसकी प्रोग्रेस या उसकी जो है प्रगति चेक करना चाहते हैं, दूसरे में हम उसकी प्रॉब्लम या समस्याएं चेक करना चाहते हैं, यानी उसका निदान। गणित सभी विषयों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने कहा था? इस तरह के कथन मिलेंगे आपको। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन है रोजर बेकर का, प्लेटो का, हैमिल्टन का, बर्ट्रैंड रसेल का। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में आप लगाने का प्रयास करेंगे, देखिए कौन सा आपका सही हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आप याद रखेंगे 13वें का, कि बर्ट्रैंड रसेल का। इन्होंने दोस्तों इसको कहा है कि गणित सभी की द्वार और कुंजी है, सभी विज्ञानों के जितने भी साइंस है। डी सही हो जाएगा आपका, बर्ट्रैंड रसेल। मनुष्य की जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है, माने किस तरह की गतिविधियों में गणित का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक। आर्थिक तो एकदम जान लीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा गणित का इस्तेमाल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद अगर एक पोर्शन हमारा बचता है सामाजिक, इसमें भी जो है गणित का इस्तेमाल किया जाता है कुछ हद तक। तो सामाजिक व आर्थिक जो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है आपका यहाँ पर, यह इस तरह के कंफ्यूजन में डालने वाले प्रश्न पूछता है जो सीटेट, तो यह बी आप सही करेंगे कि सामाजिक पहलुओं में भी गणित का इस्तेमाल किया जाता है, सामाजिक विषयों में। और उसके बाद आर्थिक में तो होता ही होता है। सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक में कोई खास प्रयोग इसका नहीं होता है। बाकी गणित का संबंध तो लगभग हर विषय में यहाँ अधिक पूछा हुआ है। 15वां प्रश्न आप ध्यान दीजिए, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह कई जो है बार दोहराया हुआ प्रश्न। 10 गीतिका याद रखिएगा, मिल जाएगा एग्जाम में सीधे आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, रामानुजन, वाराहमिहिर। 10 गीतिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर इसको समझिए, आर्यभट्ट जो है इन्होंने 10 गीतिका नामक ग्रंथ की रचना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, इसको लगा लेंगे। बाकी रामानुजन के बारे में जानते हैं आप, जो है इनके नाम पे जो है नीना गुप्ता को भी गणित का पुरस्कार दिया गया है, गणित दिवस मनाया जाता है। वाराहमिहिर को भी जानते हैं, जो है पृथ्वी खगोलीय खोजों के लिए इनको जाना जाता है, बाकी गणित के भी विद्वान हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। 16वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो मेन जनरल हमारा मोटो क्या होता है, सबसे सामान्य उद्देश्य क्या होता है? दूरगामी होते हैं, दूरगामी नहीं होते हैं, पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पाठ योजना में बिल्कुल प्राप्त किए। मानव व्यवहार में नहीं झलकते, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। तो शिक्षण की सीधी सी बात है कि शिक्षण का कोई भी टीचर पढ़ाता है, मैं ही जो है टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा उद्देश्य जो है हमेशा उसमें जो है दूरगामी होता है कि अधिक ये पूरे जीवन में इस जो है मेथड का या फिर इस टीचिंग मटेरियल का या फिर इस टीचिंग लर्निंग का इस्तेमाल करें। दूरगामी हमारा एक उसका उद्देश्य होता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? बहुत गजब का प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग भी प्रश्न है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है? नहीं, आइए देखते हैं, कुछ हद तक तो समझते हैं। विश्लेषिक हो जाता है, हाँ एकदम सही, विश्लेषण तो करने ही लगता है कि वो चीजों को अलग अलग वे में खोल करके देखने का उसके अंदर नजरिया आ जाता है, कई आयामों में देखता है चीजों को। तार्किक सोच बिल्कुल डेवलप हो जाती है। तो दो तो एकदम प्रबल सही हो रहे हैं दोस्तों, तो इस स्थिति में आप इनमें से सभी मार देंगे। आत्मविश्वास तो चलिए ठीक है, वो भी कुछ हद तक मानेंगे, लेकिन ये दो एकदम प्रबल हैं, तो डी आपका सही हो जाएगा कि गणित के अध्ययन से तार्किक विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है। आत्मविश्वास तो आता ही है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा था? बहुत स्पेशल कथन है, जो है काफी बार दोहराए हुए प्रश्नों को लाया हूं इस बार। नए विद्यार्थी तो इनको जान ही लें, पुराने लोग जो जान रहे हैं उनके लिए तो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा था? ड्यूवर, बेकन, डटन, रमन। 18वें का सही उत्तर है डटन, आप याद रखेंगे।
भाई डटन से याद रखेंगे कि डांट कर शक्ति देना है, बस डटन। 19वां, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है, मतलब कौन सी जो है वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, और उसमें भी जो है मतलब वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है? योजना विधि, निगमन विधि, वही नियम वाली जो बताए थे, प्लान वाला किलपैट्रिक वाली योजना विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, या उपयुक्त सभी। आप इसको समझिएगा 19वें को कि वैज्ञानिक विधि पर कौन सी है। तो योजना जब हम बनाते हैं तो वो भी एक साइंटिफिक वे में बनाते हैं, नियम बनाते हैं तो उन्हें भी हम जांच परख कर एकदम प्रूफ करके बनाते हैं, और अनुभव पर जो अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे ये भी चेक करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, डी सही ऑप्शन। अंतिम प्रश्न, लास्ट बट नॉट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा, इसको स्वयं से करने की कोशिश करिए, बाकी उत्तर तो मैं बताता ही हूं। छोटी कक्षा में गणित में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए रटने का। रटने से कौन सी रुचि होगी? एकदम नहीं। मनोरंजन एवं खेल संबंधी, अभी इसको हम रखते हैं विचार के लिए, सही भी हो सकता है। आगम का, आगमन को कभी कभी आगम और निगम लिखता है, यहाँ पर म होना चाहिए, मैं गलती से टाइप हो गया, टाइपराइटर की मिस्टेक है जो है, आगम और निगम का। तो समझिए, तो यहाँ पर गणित में मनोरंजन एवं खेल सबसे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटी कक्षा की बात किया हुआ है, कक्षा 1-2 में कैसे बच्चों को, आजकल जो है निपुण चल रहा है, निपुण अभियान आपने सुना होगा, निपुण अभियान चल रहा है, या प्रेरणा अभियान यूपी गवर्नमेंट चला रही है, भारत सरकार तो निपुण चला रही है, उसमें सबसे ज्यादा खेल विधि पर जो है जोर दिया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो है क्रियाकलाप या जो गतिविधियों पर कह लीजिए कि जोर दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे प्रश्न है दोस्तों, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। अगर हमारे प्रश्न का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी एक छोटे से मतलब राय हमें जरूर दें कि कैसे आपको ये प्रश्न लग रहे हैं। आपका सब्सक्रिप्शन या फिर हमें सपोर्ट, यही कह लीजिए कि हमारे लिए फीस कह लीजिए, चाहे कह लीजिए मोटिवेशन, जो भी है।